दोस्तों नमस्कार। अडानी को अडानी बनाया किसने? और अडानी अब जिस तरीके से तीसरे पायदान से खिसक कर सातवीं पायदान पर खड़े हैं, यह स्थिति में लाया कौन? इसमें बचा कौन रहा है और उलझा कौन रहा है? शायद भारत के भीतर कॉरपोरेट सेक्टर में यह सबसे बड़ा सवाल है। जी नहीं, महज कॉरपोरेट सेक्टर नहीं, भारत की राजनीति के भीतर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अडानी के पीछे खड़ा कौन है और अडानी की जमीन के नीचे से कालीन खींच कौन रहा है। क्योंकि बीते 48 घंटों के भीतर भारत के सबसे रईस शख्स गौतम अडानी और दुनिया में तीसरे नंबर के रईस गौतम अडानी खिसक कर सातवें नंबर पर आ गए और उनके शेयरों का जो मूल्यांकन या जो वैल्यूएशन होते चला गया, उसी से उनके नेटवर्थ बढ़ते चले गए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस नेटवर्थ को लेकर शेयर बाजार के वैल्यूएशन पर और किसी ने नहीं, अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने जब उंगली उठा दी तो पहला सवाल हर जहन में यही था कि अडानी अगर अपनी पुख्ता जमीन को सही मानते हैं और मेहनत 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 से उन्होंने खड़ी की है, तो फिर तुरंत कानूनी कार्रवाई की दिशा में क्यों नहीं बढ़े। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने लिया यह कहने के लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जैसे ही उन्होंने कहा 5 मिनट के भीतर अमेरिका की इस हिडेनबर्ग रिसर्च की तरफ से जवाब आया, आप तुरंत कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कानून के दायरे में आएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखलाने होंगे और हम तैयार बैठे हैं। हम अमेरिका में हैं, आप अमेरिका की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सवाल तो उस पूंजी का है, सवाल उस नेटवर्थ का है, सवाल उस वैल्यूएशन का है, और सवाल मौजूदा वक्त में सिर्फ कॉरपोरेट के नजर से अडानी को मत देखिए। भारत की राजनीतिक सत्ता में सर्वोपरि और सबसे लोकप्रिय शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी करीबी को देखिए, और उसके बाद एक सवाल आज की तारीख में कोई भी पूछ सकता है कि बीते 48 घंटों में जब शेयर बाजार में 11 लाख करोड़ का चूना लग गया और अंबानीज की कंपनी को 4 लाख करोड़ का चूना लग गया, खुद अंबानी के नेटवर्थ पर 1,44,000 करोड़ का चूना लग गया, और 9 लाख करोड़ के पार की नेटवर्थ को पाले हुए गौतम अडानी एक झटके में 7 लाख करोड़ के इर्द गिर्द आकर क्यों ठहर गए? क्या इसकी जांच होनी नहीं चाहिए? इस देश के भीतर में शेयर बाजार में भी आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, और अडानी इस देश के भीतर में ऐसा कोई क्षेत्र अजूबा या अछूता नहीं है जिसको आप लेकर कहें कि अडानी उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। एक दो नहीं, 24 ऐसे क्षेत्र जो आपकी कल्पना से पड़े हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होंगे या कहें हर चीज से जुड़ी है। उस कच्चे चिट्ठे को समझिए, उससे पहले प्रधानमंत्री से जांच की गुहार तो कोई भी कर सकता है, और सेबी से भी पूछ सकता है कि आप आंख मूंद कर अभी तक क्यों बैठे थे। क्या हिडेनबर्ग रिसर्च की अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती और इस देश के भीतर में शेयर बाजार में निवेशकों की साख जो अडानी को लेकर बनी थी वो नहीं डोलती, तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलते चला जाता? क्योंकि स्थितियां इसलिए नाजुक है क्योंकि आज भी सरकार की यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने अपने तौर पर आंख बंद करके अडानी के जो एफपीओ खरीदे, उसमें भी खुले तौर पर चूना इस देश की जनता को लगा दिया, चाहे वो एलआईसी हो चाहे एसबीआई हो। हम उस डाटा पे आए उससे पहले 3-4 बातें साफ कर लीजिए कि भारत के भीतर में बिना राजनीतिक मदद के आप आगे बढ़ सकते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर जांच एजेंसियां कानूनी तौर पर सक्रिय हो जाए और काम करने लगे तो इस तरह की रिपोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करने की ताकत भारत की जांच एजेंसियां रखती हैं। और तीसरा सवाल है कि जब हर कोई जान रहा है कि कॉरपोरेट की पॉलिटिकल फंडिंग जो बीजेपी के साथ जुड़ती चली जा रही है और उसकी तादाद 2013 के बाद से कई हजार गुना बढ़ गई है, और इन सब में खूब पैसा पॉलिटिकल तौर पर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत सरकार की नीति भी डिसइन्वेस्टमेंट से निकलकर प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद मोनेटाइजेशन की दिशा में जब हर क्षेत्र में बढ़ गई, तो उस कॉरपोरेट को लाभालाभ
होता चला गया, जिसका मूल्यांकन आज की तारीख में शेयर बाजार के भीतर डामाडोल है। अब इन परिस्थिति में जांच करेगा कौन, यह कोई भी सवाल पूछ सकता है कि अगर राजनीतिक सत्ता साथ खड़ी है तो क्या होगा। आज जो शेयर गिरे उसमें अडानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 20% नीचे आ गए। जो अडानी इंटरप्राइजेस है 18.31% नीचे आ गया। अडानी पोर्ट्स लगभग 15.24% नीचे आ गए। अडानी विल्मर और अडानी पावर 5% नीचे आ गया। अंबुजा सीमेंट 16.67% नीचे आ गया। एसीसी 12.27% नीचे आ गया। एनडीटीवी भी 4.99% नीचे आ गया। लेकिन आज ही एफपीओ भी खुला। एफपीओ अडानी इंटरप्राइजेस का खुला। अब आप कल्पना की शुरुआत कीजिए कि अडानी इंटरप्राइजेस 620 रुपए कम हो गया। जो पिछले बार खुला यानी बुधवार के दिन जब खुला था और आज जब खुला तो उसमें एक अंतर यह आ गया। अगला सवाल है कि जब कोई एफपीओ खुलता है तो उसको खरीदने वालों को लेकर एक ऑफर प्राइस दिया जाता है। लेकिन अगर बाजार में उसी कंपनी के शेयर उस ऑफर प्राइस से कम होते चले जाएं तो कोई भी बच्चा कह सकता है कि जो बाजार में शेयर की कीमत है हम उसी लिहाज से शेयर खरीदेंगे। लेकिन कमाल की स्थिति और कमाल का नेक्सस और कमाल के क्रोनो कैपिटलिज्म की सोच है। एलआईसी और एसबीआई ने उसी ऑफर प्राइस पर कितने लाख शेयर्स खरीद लिए, जरा इस डाटे को समझिए। एलआईसी ने 9,15,748 शेयर खरीदे एफपीओ के। यहां पर सवाल है कि ऑफर प्राइस 3,276 रुपए और आज की तारीख में उसके शेयर जो इंटरप्राइजेस के शेयर है वो है 2,768 रुपए, यानी 508 रुपए कम। प्रति शेयर 508 रुपए एलआईसी अडानी को फायदा पहुंचा रही है, अडानी इंटरप्राइजेस को एफपीओ के शेयर खरीदकर। तो अगर उस लिहाज से समझिए तो एलआईसी ने सीधे सीधे इस देश की जनता का पैसा जो उसके पास जमा था 9,15,748 शेयर खरीदकर 508 रुपए हर शेयर में घाटा देकर 46,91,99,984 रुपए का घाटा पहुंचाया। क्या उस बोर्ड पर कार्रवाई होगी? क्या उन एग्जीक्यूटिव्स पर कार्रवाई होगी जिन्होंने यह काम किया और जिस तरीके से बढ़ते चले गए? इतना ही नहीं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 3,81,560 शेयर खरीदे। हर शेयर में 508 रुपए का नुकसान। कितना फायदा पहुंचा दिया? 19,38,32,480 रुपए। यह लाभ अडानी इंटरप्राइजेस को, एसबीआई, एम्प्लॉइज पेंशन फंड, इन्होंने खरीदे 3,05,248 शेयर्स, यानी 508 से गुना कीजिएगा तो इसने लाभ पहुंचा दिया 15,50,65,984। यानी एलआईसी और एसबीआई ने ही सिर्फ 81,40,98,448 रुपए का लाभ आज के दिन, जब अडानी के सारे शेयर्स नीचे गिर रहे थे और ऐसे वक्त में अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ का जो प्राइस रेटिंग किया गया था उसी में इन्होंने आंख बंद के खरीद लिया। अब यहां पर अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, इतनी बड़ी तादाद में क्या भारत के पब्लिक सेक्टर का पैसा जो लगाया जाता है शेयर बाजार में एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्यों कोई डूबती हुई पब्लिक सेक्टर की कंपनी को लाभालाभ देने के लिए एलआईसी पैसा क्यों नहीं लगाती है? एसबीआई पैसा क्यों नहीं लगाती है? या कोई भी बैंक उन पर पैसा कोई नहीं लगाता है? क्या यह निर्देश है कि आपको अडानी के शेयर्स को खरीदना है, या एक मौखिक तौर पर चीजें चल रही है? और दूसरा, जो वैल्यूएशन की स्थिति को लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट फाइल की है और उसके बाद कहा गया कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और सामने वाले ने ऑफर कर दिया देर मत कीजिए तुरंत आइए, और उसके बाद एक खामोशी है। तो इसके भीतर की परिस्थिति को इस रूप में जरा समझने की आज कोशिश कीजिए कि जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एलआईसी के इन्वेस्टमेंट को पहले एक नजरिए से देखिए। अडानी गैस में उसने तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा लगाया हुआ है। एसीसी सीमेंट में भी लगभग 3 करोड़, अडानी रिन्यूएबल्स में भी लगभग 3 करोड़ 80 लाख, अंबुजा सीमेंट में 7 करोड़ 20 लाख, अडानी ट्रांसमिशन में 12 करोड़ 60 लाख,
अडानी इंटरप्राइजेज में 18 करोड़ 10 लाख, अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक में 18 करोड़ 40 लाख, और मिलाइएगा तो लगभग ये 87-88 हजार करोड़ रुपए एलआईसी का पैसा अडानी इसके उसमें लगा हुआ है। इसमें एक चीज और समझिए, ये खेल कैसे होता है और कोई रोकता क्यों नहीं है। मसलन हाल में ही सीमेंट की कंपनी ली गई, एसीसी और अंबुजा ली गई। अब ये वर्ल्ड ओवर इनकी कंपनी चलती थी, इनको चलाने वाले लोग दुनिया के बाजार को समझते थे, उस प्रोडक्ट को समझते थे, तो ये 1500 से 1600 के बीच में चल रहे थे। अडानीज एक झटके में आते और कहते हैं 2500, और उसके बाद परिस्थिति क्या होती है आज की तारीख में, वो नेगेटिव चला गया। बात इससे समझ में नहीं आएगी जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये मैच एक कॉरपोरेट अडानी नहीं है। दरअसल ये भारत की राजनीति की एक ऐसे हिस्सेदारी है जिसमें खुद को ही इतना बड़ा बना लीजिए कि जब डूबने की स्थिति आए तो जिन्होंने खड़ा कर रखा है उनको यह लगने लगेगा कि इसे डूबने देंगे तो हम भी डूब जाएंगे। तो सवाल है, जांच कौन करेगा? एसबीआई का पैसा लगा हुआ है, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, बाकी पब्लिक सेक्टर्स ने भी दिल खोलकर दान दिया है। दुनिया के बड़े बैंक जो हैं उसमें चाहे आरएनबी पैरिबस का नाम ले लीजिए, चाहे यूएई का एक बैंक का नाम लिया जा रहा है। इन बैंकों के जरिए या एक बाजार जो आपने क्रिएट कर दिया और खुद को ही बाजार में तब्दील कर दिया, तो आपको डूबने से बचाने वाले वो लोग जरूर सामने आएंगे जो खुद ना डूब जाएं। जो छिटपुट है वो एक नजरिया सामने आज उभर कर आया जिसमें 4 लाख करोड़ का सीधे सीधे अंबानीज के ग्रुप को नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल उसके आगे का है। अगर यह पूरा का पूरा वैल्यूएशन पर टिका हुआ नेटवर्थ है तो क्या भारत के भीतर में वह तमाम सेक्टर जहां पे अडानीज की कंपनी काम कर रही है, और यह एक बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, हो सकता है आप भी सुनते सुनते थक जाएं, इतनी लंबी फेरिस्त है, क्योंकि इसमें हम नाम लेना शुरू करते हैं, आप समझते चले जाइए कि किस तरीके से हर क्षेत्र में सवाल सिर्फ हर पोर्ट का नहीं है, हर एयरपोर्ट का भी नहीं है, रेलवे का भी नहीं है, पावर सेक्टर भर का नहीं है, कमोवेश हर सेक्टर में, वो गैस हो, वो रिटेल हो। मसलन अडानी पावर, अडानी वन, अडानी फाउंडेशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी गैस, अडानी विल्मर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, अडानी सोलर, अडानी रियलिटी, यहां तक कि अडानी डिफेंस में भी अब आ गए हैं। अडानी एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक, अडानी कैपिटल, अडानी हाउसिंग, अडानी इंटरनेशनल स्कूल, अडानी विद्या मंदिर, अडानी हॉस्पिटल्स, अडानी ऑस्ट्रेलिया। एक लंबी फेरिस्त है कंपनियों की। इस देश के भीतर में कोई क्षेत्र छूता नहीं जहां पर अडानी घुसे नहीं है। तो अगर उस दौर में जिस लिहाज से शेयर बाजार के वैल्यूएशन के आसरे सारी चीजें खड़ी हैं, और अगर एक रिपोर्ट से निवेशकों को लगता है कि इनकी साख बची नहीं है और चीजें डावाडोल हो रही है, तो उन्हें बनाए रखने के लिए अब और इन्वेस्टमेंट होगा या कोई जांच होगी। कहा जा रहा है कि एसबीआई ने अपने तौर पर जांच दिखाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस तक ने मांग कर ली। राइटर्स ने तुरंत रिपोर्ट की कि देखिए सेबी अब सक्रिय हो गया है। सवाल है, सेबी अब सक्रिय हो गया है जब 11 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए, जब इस देश का सबसे रईस शख्स एक झटके में दुनिया के मानचित्र पर तीसरे नंबर से खिसक के 7वें नंबर पर आ गया। क्योंकि इस फेरिस्त के भीतर में अगर बीते 2-3 दिनों को परखना शुरू करें तो आप कल्पना कीजिए कि अडानी ट्रांसमिशन लगभग 26% इस दौर में गिरा है जब से यह रिपोर्ट आई है। अडानी पोर्ट्स लगभग 30% तब से गिरा है जब से रिपोर्ट आई है। अडानी विल्मर 7% गिरा है, लेकिन अडानी टोटल गैस लगभग 23% से ज्यादा गिर गया जब से रिपोर्ट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 25% नीचे आ गया है। एसीसी सीमेंट लगभग 27% नीचे आ गया है। और एनडीटीवी का जिक्र भी कर लें, आज तो लगभग 4.99% गिरा है, लेकिन बीते 3-4 दिनों में देखेंगे तो यह भी 11% से ज्यादा नीचे गिर गया। अडानी इंटरप्राइजेज भी नीचे आ गया। सवाल है कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जनता की जो सोच है या भारत की इकोनॉमी को लेकर जो सोच है, उसमें 2-3 सवाल फिर निकलते हैं, वह भी शेयर बाजार को लेकर। इस दौर में विदेशी निवेशकों ने भी हाथ खींचना शुरू किया।
अगर वैल्यूएशन इस तर्ज पर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चैलेंज किया जा रहा है हिडेनबर्ग रिसर्च की तरफ से कि आप कानूनी कार्रवाई तो कीजिए और अमेरिका में आकर कीजिए, और यहां के जो पूरी जुडिशरी है वो हर डॉक्यूमेंट को परखेगी और सारे डॉक्यूमेंट हम अपने तौर पर दिखाएंगे, आप अपने तौर पर दिखाइए। और आज जब सीएफओ सामने आए, अडानी ग्रुप के सीएफओ, उनके पीछे एक तिरंगा रखा हुआ था, यानी जैसे वो इस देश को राष्ट्रीय तौर पर अपनी अडानी कंपनी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीछे तिरंगा रखा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री के साथ अडानी के संबंध खुले तौर पर बताए जाते हैं। उनके इंटरव्यू में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और बेस्ट विजनरी पर्सन के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब इस प्रोसेस में अगर दुनिया भर की नजर भारत के शेयर बाजार और भारत की इकोनॉमी को लेकर और उसमें कॉरपोरेट में खास तौर से अडानी जो राजनीतिक सत्ता के सबसे करीब हैं उसको लेकर सवाल हो रहे हैं और कटघरे में है, तो फिर जांच करेगा कौन? और जांच अगर होगी नहीं तो क्या इस तरीके से जो वैल्यूएशन की ताकत होती है वही भारत की असल इकोनॉमी मान ली जाएगी? यानी वैल्यूएशन के आश्रय ही हम एक दौर में 5 ट्रिलियन भी हो जाएंगे डॉलर के साथ और दूसरी तरफ हम विकसित देश भी हो जाएंगे। हमारी वैल्यूएशन उस डाटा पे टिकी है जिस डाटा की कोई अपनी जमीन नहीं है, और अगर ये इकोनॉमी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी तो कल्पना कीजिए 4 दिन बाद तो बजट आने वाला है। उस बजट के भीतर कोई डाटा रखा जाएगा या सिर्फ वैल्यूएशन के आश्रय बतलाया जाएगा कि हम इस क्षेत्र में इतना बढ़ गए? क्योंकि प्रधानमंत्री के जरिए जिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं का जिक्र हो या फिर जो मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन नेशनल लेवल पे क्रिएट की गई, जिसके जरिए कहा गया कि 2025 तक 6 लाख करोड़ से ज्यादा हम बाजार से कमा लेंगे और प्राइवेट सेक्टर उस क्षेत्र को अपने हाथ में ले लेगा, उन तमाम सेक्टर्स में अडानी की कंपनियां काम कर रही हैं, तो जाहिर है मोनेटाइजेशन उसी दिशा से होगा। तो सरकार को जब वो पैसा देंगे और सरकार उसकी एवज में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एनओसी के साथ सौंपेगी, तो क्या ये कोई घालमेल की परिस्थिति तो नहीं रहेगी? क्योंकि वैल्यूएशन पर टिकी हुई है चीजें, उसका कोई बेस नजर नहीं आ रहा है। अब अगला सवाल उसके बाद का, आज जो एफपीओ आया, एफपीओ का मतलब एक समझ लीजिए कि कंपनी लाती है कि मौजूदा कर्ज को कम कर दें या कंपनी के एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त पूंजी जो जुटानी है उसी के लिए यह पूरा का पूरा एफपीओ लाया गया था आज अडानी एंटरप्राइजेस के जरिए। और बजट से पहले यूं भी निवेशकों में तनाव होता है, पता नहीं क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट से जो पैसा लगाया जाता है उनके भीतर भी कुछ है, इसीलिए भारी बिकवाली हो रही। बिकवाली मतलब लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अब सवाल यह था कि आज जो सबसे ज्यादा शेयर्स गिरे थे उसमें एक नाम और लेना चाहिए, वो नाम एसबीआई का है। एसबीआई के भी आज नीचे आ गया है, वो स्थिति उसकी भी नाजुक हुई है। आईसीआईसीआई और एसबीआई और भारत पेट्रोलियम भी नीचे आया है, लेकिन अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस में भारी गिरावट शुरू के साथ ही हो गई और अपने 2 साल में सबसे निचले स्तर पर अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी ग्रीन है, अडानी टोटल गैस है। अब यहां पर सवाल है कि भारत की जो डेवलपमेंट की रूपरेखा है, अगर वो कॉरपोरेट की इकोनॉमी पर टिकी हुई है और कॉरपोरेट की इकोनॉमी ही भारत की इकोनॉमी को चलाने की दिशा में बढ़ रही है, तो अगर उसका जो वैल्यूएशन किया गया है उस वैल्यूएशन को अगर बेस बनाकर भारत की इकोनॉमी को जो लगातार बताया जा रहा है कि हम दुनिया में अब तीसरे नंबर पर आ गए, 5वें नंबर पर आ गए, हम इसको भी पार कर गए, तो क्या ये वैल्यूएशन है या इसकी कोई जमीन है? क्योंकि वैल्यूएशन की पूंजी जो थी वही भारत की जीडीपी का हिस्सा थी, तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ जो है ऐसे कॉरपोरेट्स के वैल्यूएशन के उस रकम पर टिकी हुई है जिसका कोई आधार नहीं है क्या? और शेयर मार्केट का एक पूरा का पूरा भबका जो दिखाया जाता है, तो क्या उसके भीतर सिर्फ वैल्यूएशन होता है, यानी उसका लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, उसमें से कोई प्रोडक्ट निकलता है या नहीं? क्योंकि कंपनियां इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में दिवालियां हुई, एनसीएलटी के दायरे में गई, वहां से किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया, उस कंपनी को खरीदने वाले ने उसका वैल्यूएशन जिस लिस्ट से ज्यादा दिया, उसके बाद उस दिखाए हुए वैल्यूएशन को लेकर बैंकों ने कर्ज दे दिया। अब उन बैंकों के सामने भी तो सवाल होगा। इस देश के 8 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अडानी को खूब पैसा दिया है, एसबीआई टॉप पर है।
सवाल यह है कि बैंक में भी जनता का पैसा, एलआईसी में भी जनता का पैसा, और इकोनॉमी को चलाने के लिए एक तरीका है कि वो पैसा देते ही हैं, लेकिन जब उसके वैल्यूशन को गलत आंका जा रहा है तो उसे परखने का काम तो सेबी का है। तो अभी तक परखा क्यों नहीं गया? एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्था आके कहती है यह पूरा का पूरा फ्रॉड मामला है, और उसके बाद पूरे शेयर बाजार में हड़कंप मच जाती है। अब सवाल सबसे बड़ा, क्या इस दौर में यह माना जाए कि एक फेक इकोनॉमी डेवलप हुई है? क्या यह माना जाए कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इन सब चीजों को लेकर जो बातें का जिक्र होता था, उसके लिए भारत की इकोनॉमी को बड़ा दिखाने के लिए उनका योगदान भी बड़ा होते चला जा रहा है? या फिर इस दौर में वह सारे कॉरपोरेट जो मौजूदा सत्ताधारी राजनीतिक दल के करीब हैं, उनके भीतर भी तो कोई आहट नहीं है कि हम सब मदद करते हैं लेकिन लाभ एक ही को क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है? और कहीं यह कॉरपोरेट वार की दिशा में बढ़ती हुई चीज तो नहीं है? क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम है कि भारत के भीतर कोई सेंध लगाए, वो भी शेयर बाजार में, वह भी अडानी पर, ये जानते समझते हुए कि राजनीतिक तौर पर कैसे तालमेल है और उसके पीछे उसका बैकअप ना हो जो सेंध लगा रहा हो, यह संभव नहीं है। और इंटरनली चीजें निकल कर आई, जो हम रिपोर्ट्स का इसके पहले वाली रिपोर्ट में जिक्र किया था कि दुनिया भर की कितनी रिपोर्टों का जिक्र किया गया, जिसमें खुले तौर पर है कि शेल कंपनियां कैसे काम कर रही है, मॉरिशस का रूट क्या कहता है, दुबई या यूएई का रूट क्या कहता है, कैरेबियाई कंट्रीज का रूट क्या कहता है, जो लोग भारत को छोड़कर भगोड़े हैं, भाग गए, आपराधिक मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ, उनका भी योगदान इस पूरे के पूरे साइकिल के बीच कैसे है? ये सारे सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है कि 4 लाख करोड़ का नुकसान शेयर बाजार में एक दिन हो गया, यह इसलिए भी नहीं है कि दुनिया के सबसे रईस शख्सों की कतार में तीसरा व्यक्ति का शख्स 7वें नंबर पर आ गया, यह इसलिए भी नहीं है कि दरअसल इनकी निकटता भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। सवाल यह है कि भारत के भीतर में हर क्षेत्र में अगर अडानीज की कंपनी है और काम कर रही है, तो उसका वैल्यूशन जो दिखाया जा रहा है और ओरिजिनल वैल्यूशन जो है, दोनों को पारदर्शी तरीके से सामने लाने का काम सेबी करेगी या सरकार करेगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री अब सक्रिय होगी या ईडी सक्रिय, किसी को तो करना होगा। अन्यथा यह भपका जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप सीमाओं में किसी देश को कैपिटल या पूंजी के आश्रय बांट नहीं सकते हो। करेंसी किसी देश की सीमा नहीं देखती है, वो आठ पार होती है। और इसीलिए 6 देशों में अंबानी की कंपनियां काम करती है, डॉलर हो, रूबल हो, और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरा यूरोप समझ रहा है कि भारत रशिया के करीब है और किस तरीके से तेल खरीद भी रहा है, और तेल दूसरी तरफ इजराइल को भी बेचता है, अमेरिका को भी बेचता है भारत। ये सारी चीजें पारदर्शी हो चली है अब। तो उस इकोनॉमी के भीतर में पुख्ता इकोनॉमी कितनी है और जो जीडीपी और इकोनॉमी दिखाई जाती है उसका असल रूप क्या है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। और जब जनता का पैसा पब्लिक सेक्टर के भीतर लगा हुआ, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या एलआईसी हो, और उनका पैसा जब रोटेट किया जा रहा हो, तो एक व्यक्ति की बढ़ती हुई नेटवर्थ के दायरे में क्या भारत के भीतर किसी जांच की दिशा में चीजों को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? ये सवाल कहीं बड़ा है कि अडानी एक कॉरपोरेट से कहीं आगे निकल चुके हैं। और संकट ये तो नहीं आ गया कि अगर इस देश में अडानी सरीखा कोई समूह ढह कर गिरेगा तो भारत की इकोनॉमी डामाडोल होगी। इकोनॉमी डामाडोल होने से पहले वो तमाम स्ट्रक्चर्स ढहने शुरू हो जाएंगे जिस पर भारत की इकोनॉमी और सिस्टम चल रहा है। शायद इसीलिए देर नहीं करनी चाहिए, गौतम अडानी को या अडानी ग्रुप को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और बताना चाहिए हम कितने सही हैं। देर नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि इससे पहले साख कॉरपोरेट और कैपिटल से होते होते सत्ता तक पहुंचे, उस साख को ढहने मत दीजिए। और वो तमाम जांच एजेंसियां जिनका काम है निगरानी रखा, वो आंख मूंद नहीं ले राजनीतिक दबाव में, अन्यथा इस देश के भीतर में राजनीतिक ताकत इकोनॉमी को बढ़ा तो देगी लेकिन चला नहीं पाएगी और स्थितियां नाजुक होगी। तो 48 घंटे में 11 लाख करोड़, आने वाले वक्त में कितने लाख करोड़ ढहेंगे कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।